Hello everyone, welcome to Startup Academy. So let's begin with our today's lecture. And for today, the first idiom is go to, rack and ruin. Go to, rack and ruin का मतलब, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी ruin आ रहा है तो इसका मतलब you are destroying something या फिर कुछ ऐसी चीज़ है जो खत्म हो गई है, जो ruin हो गई है. तो आप लिख सकते हो to be ruined. To be ruined. ठीक है. तो इसी से रिलेटेड एक दो और इडियम है, जैसे go to dogs या फिर go to wall. इन दोनों का जो मतलब है वो भी सेम है, क्या? टू बी ruined, और कह लो आप डिस्ट्रॉयड. ठीक है जी. In order to frame its sentence, what we can frame is, we can say that the old house went to rack and ruin after years of neglect. अगर आप किसी चीज को काफी लंबे समय तक छोड़ दोगे, देखोगे नहीं, ठीक है, इग्नोर करते रहोगे, निग्लेक्ट करते रहोगे, तो क्या होगा? चीजें खराब होनी शुरू हो जाएंगी. दे विल स्टार्ट बिकमिंग ruin. ठीक है. तो ऑन दैट आई हैव फ्रेम व्हेन टू रैक एंड ruin. रैक का मतलब होता है किसी चीज को बहुत ज्यादा स्ट्रेच कर रहे हो, उसके ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रेन है, स्ट्रेस है, लाइक दैट सॉर्ट ऑफ आप कह सकते हो उसको रैक. ठीक है. और ruin का मतलब खराब हो जाना, तबाह हो जाना, लाइक दैट. नाउ in order to frame second sentence, what we can say is, we can say that their relationship went to wall due to constant arguing. मतलब चीजें तब भी खराब हो जाती हैं जब आप कॉन्स्टेंटली उसके ऊपर आर्ग्यू करते रहोगे. तो रिलेशनशिप था, बहुत ज्यादा प्रेशियस चीज थी, अब वो खराब हो गई है. इट हैज बीन ruined. तो ruin करने के लिए कौन वजह थी? आर्ग्यू कर रहे थे, इस वजह से इट वेंट टू द वॉल. ठीक है. सो द फर्स्ट इडियम सेज गो टू रैक एंड ruin, या फिर गो टू डॉग्स, या फिर गो टू वॉल, जिनका सबका मतलब क्या होता है? टू बी ruined. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इडियम, वी हैव the second idiom for today is God's ape. God's ape का मतलब होता है पैदाइशी मूर्ख. Born fool. जो लोग पैदाइशी मूर्ख होते हैं उनको बोलते हैं God's ape, या फिर आप कह सकते हो क्या? Born fool. ठीक है. तो इसी से रिलेटेड अगर सेंटेंस फ्रेमिंग की बात आती है तो हम क्या फ्रेम कर सकते हैं? वी कैन फ्रेम दैट he God's ape when it comes to understanding simple instructions. कुछ लोगों को सिंपल बातें भी समझ में नहीं आती, तो उनको हम बोल देते हैं क्या? पैदाइशी मूर्ख है. कैसे मूर्ख है? क्योंकि सिंपल इंस्ट्रक्शंस भी दे आर नॉट गेटिंग वेरी क्लियरली. ठीक है. तो उसको बोल देते हैं क्या? गॉड्स एप. अब इसी से रिलेटेड एक और इडियम है हमारे पास, गॉड से रिलेटेड, जिसको हम बोलते हैं प्ले गॉड. प्ले गॉड का मतलब होता है कि आपने कुछ अथॉरिटी ले ली है, या फिर कुछ एक्स्ट्रा बर्डन ले लिया, एक्स्ट्रा कंट्रोल ले लिया है इन योर हैंड्स. ठीक है. तो आप कह सकते हो टू टेक अथॉरिटी और कंट्रोल. किसी भी चीज की अथॉरिटी ले लेना या फिर किसी भी चीज का कंट्रोल ले लेना. कितना कंट्रोल? मोर अथॉरिटी. यहाँ पर लिख लो मोर अथॉरिटी देन वन शुड टेक. जितना लेना चाहिए था, अगर उससे ज्यादा लिया है तो दैट रेफर्स टू टेकिंग मोर अथॉरिटी और मोर कंट्रोल देन वन शुड टेक. ठीक है. तो इसी से रिलेटेड हम जो सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं, व्हाट वी कैन फ्रेम इज, वी कैन से दैट आफ्टर गेटिंग प्रमोशन, आफ्टर गेटिंग, क्योंकि
ऐसी चीज़ें तो बहुत सारी जगहों पर होती हैं कि मतलब अगर प्रमोशन मिल जाता है तो कुछ लोग अपने आप को एज अ बॉस बनाना शुरू कर देते हैं, एज अ कह सकते हो कि ज़्यादा हुक्म चलाते हैं या फिर ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस देते हैं। अगर किसी की आपके स्कूल में कह लो या फिर कॉलेज में कह लो कहीं पर तारीफ हो जाती है तो दे फील लाइक दे आर द बॉस। ठीक है, तो वैसा सॉर्ट ऑफ आफ्टर गेटिंग प्रमोशन ही started playing God, bossing everyone in the office। सिर्फ प्रमोशन मिला है भैया, इतना क्यों उछल रहे हो? ठीक है, तो लाइक दैट सॉर्ट ऑफ आप कह सकते हो कि टेकिंग मोर अथॉरिटी और कंट्रोल देन वन शुड। तो इसी से रिलेटेड वी हैव फ्रेम्ड क्या, ही स्टार्टेड प्लेइंग गॉड। ठीक है, तो हमने देखा, एक तो देखा गॉड्स एप, और गॉड से ही रिलेटेड क्योंकि गॉड से ही रिलेटेड क्योंकि हमने दो करने थे, तो गॉड का गॉड्स एप देख लिया एक, और एक प्ले गॉड देख लिया। ठीक है, तो मूविंग ऑन टू द थर्ड इडियम, वी हैव the fourth idiom actually, which says go through rough patch। go through rough patch का मतलब होता है, या फिर आप कह लो इन स्लम, इन स्लम भी कह सकते हो। इन सब का मतलब क्या होता है, फेसिंग चैलेंजेस या फिर प्रॉब्लम्स या फिर डिफिकल्टीज। ठीक है, तो गो थ्रू रफ पैच कह लो, इन स्लम कह सकते हैं, और कह सकते हैं हम क्या, वी कैन से hitting rough spot, or we can say हाँ बस गो थ्रू रफ पैच, इन स्लम्प, या फिर हिटिंग रफ स्पॉट। और इन तीनों का ही मतलब क्या हो गया, यू आर फेसिंग डिफिकल्टीज, यू आर फेसिंग चैलेंजेस, और यू आर फेसिंग प्रॉब्लम। सो वी कैन से दैट शी इज गोइंग थ्रू अ रफ patch in her relationship, but I know they'll work it out। अब ऐसा कौन सा रिश्ता होता है जहां पर चैलेंजेस नहीं आते, जहां पर प्रॉब्लम्स नहीं आती? पिछले वाला रिश्ता हमने देखा क्या, दोनों ने आर्ग्यू करके दे डिस्ट्रॉयड इट, दे बॉट इट टू द रैक। बट यहाँ पर क्या है, दे आर फेसिंग चैलेंजेस। सब लोग फेस करते हैं, हर चीज में फेस करते हैं। जैसे आप भी, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर IAS, यू मस्ट ऑल्सो बी फेसिंग चैलेंजेस कि ये सब्जेक्ट नहीं आ रहा, ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही, ये क्वेश्चन नहीं हो रहा, लाइक दैट सॉर्ट ऑफ छोटे छोटे चैलेंजेस आते रहते हैं। बट यू नीड टू लर्न टू ओवरकम ऑल दोज चैलेंजेस। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड हमने पहला सेंटेंस बनाया क्या, शी इज गोइंग थ्रू अ रफ पैच इन हर रिलेशनशिप बट आई नो दैट दे विल वर्क इट आउट। या फिर आप कह सकते हो द कंपनी इज इन स्लम बट दे आर कटिंग कॉस्ट। इन स्लम भी कह लो फाइनेंशियली टेरिबल सिचुएशन में है, बट स्टिल दे आर ट्राइंग टू कट देयर कॉस्ट। और यहाँ पर भी आप कह सकते हो गोइंग थ्रू अ रफ पैच। ठीक है, तो मतलब क्या हो गया, यू आर फेसिंग चैलेंजेस, लाइक दैट सॉर्ट ऑफ। ये था आपका पहला सेंटेंस एंड दिस इज योर सेकेंड सेंटेंस। ठीक है, सो गो थ्रू रफ पैच कह लो, इन स्लम कह लो, हिटिंग रफ स्पॉट कह लो, ऑल मीन्स द सेम। नाउ moving on to the next idiom, we have the fifth idiom which says go over। go over का मतलब होता है रिव्यू देना किसी बात पर, किसी को विजिट करना, अटेंड करना, सरपास करना, एनालाइज करना,
ये सब मतलब हो सकते हैं किसका, गो ओवर का मतलब, ठीक है। तो गो ओवर हमने सीखा, गो ओवर से मतलब क्या आ सकता है, रिव्यू आ सकता है, विजिट, अटेंड, लेट्स लाइक दैट ओनली, ठीक है। सो what we can do is, what we can frame a sentence is, let's go over the instructions again so that we understand them better, ठीक है। तो इंस्ट्रक्शन थोड़े और अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं, थोड़ा और उनको एनालाइज कर लेते हैं, उनको रिव्यू कर लेते हैं, सो दैट हमें अच्छे से वो समझ में आ जाए। या तो ये बना सकते हो आप, या फिर आप कह सकते हो आई एम गोइंग ओवर टू माई neighbors to borrow some sugar। आप किसी को विजिट करना चाहते हो तो यू हैव रिटन गोइंग ओवर लाइक दैट, ठीक है। सो बहुत इजी सा इडियम था गो ओवर। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इडियम, वी हैव द सिक्स्थ वन, गॉट डाउन टू बिजनेस। गॉट डाउन टू बिजनेस का मतलब हो गया आपने सीरियसली टू वर्क सीरियसली। अब आपको दिख रहा है कि टाइम जाता जा रहा है, जाता जा रहा है, और हमारी तैयारी अभी तक हुई नहीं है, तो उसके लिए आपने क्या प्रिपेयर करना शुरू कर दिया, यू हैव स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर ISS एग्जामिनेशन। इसका मतलब क्या हुआ, यू हैव गॉट डाउन टू बिजनेस, मतलब आपने सीरियसली काम करना शुरू कर दिया है। नाउ in order to frame its sentence, what we can say is, after a break, let's get down to business and discuss the project। मतलब बिजनेस की बातें कर लेते हैं और एक्चुअल में हम अपना प्रोजेक्ट भी डिस्कस कर सकते हैं। इसी से रिलेटेड आप अपनी ISS एग्जामिनेशन से रिलेटेड एक सेंटेंस फ्रेम करेंगे इसी के ऊपर, जो मैंने बताया था कि टाइम जाता जा रहा है एंड हार्डली फ्यू मंथ्स आर लेफ्ट, तो आपकी प्रिपरेशन थोड़ी अच्छी हो जाएगी। उसी के लिए व्हाट वी हैव, यू हैव डिसाइडेड टू गेट डाउन ऑन द बिजनेस, ठीक है। तो मैंने जो सेंटेंस फ्रेम किया है दैट रेफर्स टू after a break let's get down to business and discuss the project। Now moving on to the next idiom, we have the seventh idiom, यहीं पर लिख देते हैं, grasp at straws। अब ये idiom को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मार्क करके चलना, ठीक है। तो grasp at straws का मतलब क्या होता है, इसको लिख लो हिंदी में हाथ पैर मारना। हाथ पैर मारने का मतलब क्या हुआ कि यू आर डेस्परेट टू सक्सीड, डेस्परेट टू सक्सीड। जब आपको जीतने की बहुत ज़्यादा लगन होती है तो आप क्या करते हो, जगह जगह पर हाथ पैर मारने शुरू कर देते हो, ठीक है। तो आप कह सकते हो द थ्योरी सीम्स वीक, द थ्योरी सीम्स वीक, सो दे आर grasping at straws to prove their point। उनकी जो थ्योरी थी, द वन दैट दे हैव प्रेजेंटेड वाज क्वाइट वीक, तो उन्होंने क्या किया, दे स्टार्टेड ग्रास्पिंग एट द स्ट्रॉज, ताकि वो अपने पॉइंट को इजीली प्रूव कर पाए, ठीक है। या तो ये कह सकते हो, या फिर आप कह सकते हो द टीम was grasping at straws in the last few minutes of the match
इन ऑर्डर टू स्कोर। होता है ना कि जब लास्ट मिनट्स चल रही होती हैं तब टीम के अंदर नया जोश दिखने को मिलता है, एकदम नया जोश दिखने को मिलता है। नए जोश से मुझे याद आया कि हमने नया जोश से रिलेटेड एक ईडियम किया था, आप कमेंट में बताना कौन सा किया था। सो दिस इज आवर सेकेंड सेंटेंस, सॉरी। ठीक है, तो जब लास्ट मिनट चल रहे होते हैं तो उस दौरान पर टीम का एक नया रूप देखने को मिलता है, बिकॉज दे ट्राई टू गेन एवरी पॉइंट, कि हर सेकंड हम इसकी यूटिलाइज कर लें सो दैट वी कैन विन द मैच। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड मैंने ये ईडियम यहाँ पर फ्रेम किया है। लेट्स जस्ट क्विकली रिवाइज कि हमने क्या क्या पढ़ लिया। ऑल्सो ग्रास पैच स्ट्रॉज को हाथ पैर मारना लिख करके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मार्क करके कैटेगरी में रख लेना, बिकॉज इट इज़ एक्चुअली इंपॉर्टेंट। ओके, फॉर द फर्स्ट वन वी हैव गो टू द रैक एंड रूइन। गो टू द रैक एंड रूइन बोलो, गो टू द डॉग्स बोलो, गो टू वॉल बोलो, कुछ भी बोलो, सबका मतलब क्या होता है? डिस्ट्रॉय कर देना, ठीक है, तबाह कर देना। देन वी हैव गॉड्स एप, मतलब बॉर्न फूल, जो पैदाइशी मूर्ख होते हैं उन लोगों को बोलते हैं गॉड्स एप, या फिर आप कह लो प्ले गॉड, या फिर नहीं, थोड़ा अलग है इससे। प्ले गॉड का मतलब हो गया कि आपने जितना कंट्रोल लेना चाहिए था उससे ज़्यादा यू हैव टेकन अ कंट्रोल ऑफ समथिंग, और यू हैव टेकन एन अथॉरिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग। ठीक है, जितना लेना चाहिए था उससे थोड़ा एक्स्ट्रा ले लिया। गो थ्रू रफ पैच, इन स्लम, हिटिंग रफ स्पॉट, ये सब का मतलब क्या हुआ? यू हैव स्टार्टेड फेसिंग प्रॉब्लम्स, इश्यूज, चैलेंजेस, ये सब चीज़ें फेस करते हो तो यू विल यूज दिस ईडियम। नाउ वी हैव गो ओवर। गो ओवर का मतलब हो गया रिव्यू करना, किसी चीज़ को एनालाइज करना, किसी के पास चले जाना, मतलब विजिट करके आना, लाइक दैट सॉर्ट ऑफ। देन वी हैव इज गॉट डाउन टू बिजनेस, मतलब आपने सीरियसली काम करना शुरू कर दिया है। एंड देन इज ग्रास पैच स्ट्रॉज का मतलब हो गया हाथ पैर मारना। अगेन आई एम सेइंग मार्क दिस ईडियम एज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज क्वाइट इम्पॉर्टेंट। ठीक है जी, ये सच में इम्पॉर्टेंट है, इसलिए बोला जा रहा है इम्पॉर्टेंट की कैटेगरी में रख लेना। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज एंड डू लाइक एंड शेयर, subscribe to our channel. Thank you.